देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो देखो हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था जो कि खत्म हो गया, बस 2-3 क्वेश्चन बाकी है, वो बता देते फिर हम लोग नया टॉपिक जो कि सेट थ्योरी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बाकी था, 3 या 4, वो पहले बता रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था 10th, क्वेश्चन नंबर 10 तक एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे हम। देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस। ठीक है, तो ये नेकलेस बनाना है 8 बीट्स से, तो ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और सर्कुलर परमुटेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, n-1 फैक्टोरियल होना चाहिए जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन जब नेकलेस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों केस में सेम दिखता है। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, मतलब ये तो हम लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था नेकलेस हो या गार्लैंड हो, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज दिखा हो या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो एक ही जैसा दिखता है तो पूरे अरेंजमेंट में हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, और n-1 तो होगा ही, सर्कुलर परमुटेशन है तो इसीलिए 8-1 फैक्टोरियल और यहाँ पर हाफ हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 मतलब ये लो, ये क्या मल्टीप्लाई हो गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5040 ये बन रहा है, और डिवाइडेड बाई 2 करने से आ जाएगा 2520। देखते हैं 2520 का ऑप्शन है कि नहीं। 2520 तरीके से हम लोग इस तरह का नेकलेस जो है बना सकते हैं। 2520 ऑप्शन बी। ठीक है, 11 का हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75600 हैज इज। ठीक है, तो इसके लिए ना हम लोग पहले एक दूसरे क्वेश्चन से एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद ये 75600 वाला जो है वो हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स बन सकते हैं कौन से नंबर का, 75600। अगर ये हम लोग का नंबर है, कितने सारे अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स बन सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब जो हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं, एक मिनट। 75, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 75600, इसका हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, कितने सारे होंगे, और फैक्टर्स का मतलब होता है कि फैक्टराइजेशन करके हमें जो मिलता है। ठीक है, तो जैसे देखो एक नंबर ले लेते हैं लाइक 30। ठीक है, पहले हम लोग 30 से समझते हैं। तो 30 अगर एक नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से पहले हमें देखना चाहिए, तो ये 2 से फैक्टराइजेशन होगा मतलब डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हो गया 15। फिर ये 2 से नहीं होगा, तो नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो है, मतलब शॉर्ट नंबर है वो है 3, तो यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, अब 5 का आगे कर सकते हो, 5 1 5, अगर नहीं भी करो तो भी हो जाएगा। तो 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 5 into 1। ठीक है, अच्छा ये सब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सब एक एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे ये देखो 2, 3, 5, 1, ये सब क्या है, ये एक एक फैक्टर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से हम लोग का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये सब एक एक फैक्टर है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ये जो प्रोसेस हम लोगों ने किया ना, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा, और ये सब क्या है, ये सब एक एक फैक्टर है। अब हम लोग को देखना है कि इससे हम लोग 30 कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं, मतलब क्या ये सब फैक्टर को यूज करके हम लोग 30 लिख पाएंगे। देखो जैसे कि
कैसे हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, अगर हम लोग 2 इंटू 15 करते हैं 3 और 5 को लेके, तो यहाँ पर 30 होगा। ये सब यूज करके हमें 30 देखना है कि कैसे हो सकता है। 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। अच्छा, और कैसे 30 को एक्चुअली हम लोग ये करना चाहते हैं कि कितने तरीके से हम लोग 30 को लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो 2 इंटू 15 30 होता है। और कैसे होगा, 2 के बाद 3 इंटू 10, ये भी हम लोग का 30 होता है, ठीक है। 3 इंटू 10 30 होता है, तो 3 इंटू 10 30 होता है। 4 और 30 का कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है कि 4 में कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो 30 होगा। 5 का हो जाएगा, 5 इंटू 6 ये 30 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 भी 30 होगा, लेकिन बात एक ही है, 5 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 5 लिखो। नाउ 7 इंटू कुछ भी करोगे 30 नहीं आएगा, 8 के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई करोगे 30 नहीं आएगा, 9 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा। हाँ, 10 के साथ होगा, 10 इंटू 3 करोगे 30 हो जाएगा। फिर 11 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 30 नहीं आएगा, 12 के साथ भी नहीं आएगा, 13 के साथ भी नहीं आएगा, 14 15 में हो जाएगा। 15 इंटू 2 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब 16 का करोगे नहीं आएगा, क्योंकि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। और 17 का भी आगे करोगे तो ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब 30 का मल्टीपल आना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का कि हम लोग 30 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने सारे फैक्टराइजेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे फैक्टर यूज करके हम लोगों ने 30 लिखा। तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। यहाँ ये कितने तरीके से हम लोगों ने कितने सारे फैक्टर्स यूज किए, यहाँ पर लिखते हैं 8 फैक्टर्स, ठीक है। ये एक एक फैक्टर्स है, 8 फैक्टर्स हम लोगों ने यूज किया इंक्लूडिंग 30, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 8 फैक्टर्स इंक्लूडिंग, यहाँ मैंने 30 नहीं लिखा, 30 इंटू 1 भी होगा एक, है ना। 30 इंटू 1 ये भी 30 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। एक मिनट, एक मिनट, ये हो जाएगा। हम लोग एक बार चेक कर लेते, 2 इंटू 15, अच्छा इसके बाद 30 इंटू 1, 3 इंटू 10, अच्छा 3 इंटू 10 तो लिखा है मैंने, फिर से 30 इंटू 1 क्यों लिखा। 3 इंटू 10, अच्छा 3 इंटू 10 लिखा है, मुझे लगा 30 इंटू 10 लिख दिया, सॉरी सॉरी। 30 इंटू 1 ये हम लोग का 30 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अलग अलग सारा लिखा कि नहीं। 2 इंटू 15 लिखा है, ठीक है। 2 इंटू 15 लिख दिया, 3 इंटू 10 लिख दिया, ठीक है। 5 इंटू 6 30, 10 इंटू 3 ये नहीं लिखना चाहिए, देखो 10 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 10 तो लिखा है ना, बात तो एक ही है। मैंने गलती से 2 बार लिख दिया है, 2 बार नहीं, एक्चुअली मैंने 3 इंटू 10 लिखा, फिर 10 इंटू 3 गलती से लिखा है, ठीक है। अब ये 30 इंटू 1 हमें सिंगल टाइम में लिखना है, ठीक है। मतलब 1 इंटू 30 लिखो या 30 इंटू 1, वो लिखते लिखते मैंने 2 बार लिख दिया, इसलिए 8 से ज्यादा फैक्टर बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 फैक्टर्स है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या है, 8 फैक्टर्स इंक्लूडिंग है 30, ठीक है। 8 फैक्टर्स इंक्लूडिंग हम लोग का 30। तो एक्चुअली कितने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 8 माइनस 1 यानी 7 फैक्टर्स। मतलब अगर हम लोग जिस फैक्टर को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना चाहते, 30 का फैक्टराइजेशन फॉर्म करना चाहते प्राइम फैक्टर्स, तो वहां पर हम लोग अगर 30 को एक बार नहीं लेते, क्योंकि 30 का तो खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट में अगर 30 जो है 30 इंटू 1 इस पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं, तो 7 हमारे डिफरेंट फैक्टर हो जाएंगे एक्सक्लूडिंग 30, ठीक है। अब इसको इसको हम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल एक फॉर्मूला है, हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये सब में पावर कितना कितना है, ये सबका पावर देखो 1 1 है, 1 1 1, ठीक है। एक 1 टाइम यूज हो रहा है, ठीक है, सबका पावर 1 है। तो यहाँ पर 1 1, ठीक है, फिर 1 और 1, फिर यहाँ पर 1 और 1, इस तरह से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस पे पावर लगा लो, सबसे सिंपल तरीका, इस पे पावर लगा लो। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 वेज, ठीक है, इक्वल टू 8 वेज। और 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 फैक्टर आ जाएगा। ये है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से सिखाया जाता है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया, 7 कैसे आया, वो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया कि हम लोग का 7 कैसे आया। 7 कैसे आएगा, ये देखो, हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, वहां पर जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे उसको एक्सक्लूड करके कितने सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, वही हम लोग का नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स कहलाएगा। डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक्सक्लूडिंग द फैक्टर्स जिसका मतलब जो एज ए नंबर भी यूज हो रहा है। तो 30 को एक्सक्लूड
करने से बाकी जितने भी आ रहे हैं वो हमारा आंसर है। अभी हम लोग को यहाँ पर 75,600 को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए क्या हमें इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को फिर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे। देखो अब 75,600 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 75,600। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 756 इंटू 100, ठीक है, एक ही बात है, 756 इंटू 100 यानी 75,600। इससे क्या होगा, हम लोग दो अलग अलग जगह पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अगर हम लोग पूरे ये डिजिट को लेके, जैसे 30 को लेके किया था, स्मॉल डिजिट था, हो गया। अगर हम लोग 75,600 पूरे डिजिट को लेके करने जाएंगे तो हमारे लिए काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसको स्प्लिट करके कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 756 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 378। फिर इसमें डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर से फैक्टराइजेशन 189। अच्छा 189 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होता है क्या, चेक करते हैं। हाँ 3 से होता है, 63। फिर 3 से करो 21, फिर 3 से हो जाएगा 7। 7 1 जा 7 कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि 1 का फैक्टराइजेशन वैसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर 7 तक ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, ये देखो यहाँ पर 2 दी पावर मैंने 1 पे नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि 1 का अगर नहीं भी करते हैं तो यहाँ तक हमारा कंप्लीशन ही माना जाता है। ये स्टेप करना नहीं करना बराबर है, ये स्टेप से फैक्टराइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, इसीलिए ये स्टेप करो या ना करो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर 5 1 जा 5 लिखा, अगर नहीं भी लिखता तो नहीं भी लिखा जाता तो 2 3 5 ही रहता, 2 3 5। यहाँ पर भी वही हो रहा है, मतलब 2 3 5 इंटू 1 जो 30 है, 2 3 5 भी 30 होता है, इसीलिए ये लास्ट स्टेप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 का 50, ठीक है। अब 2 से फिर से डिविजिबल 25। अब 25 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, तो 5। तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 1 जा 5 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब हम लोग 756 into 100 दैट इज 75,600, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 756 का मतलब क्या क्या आ जाएगा, 22333, तो 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 3, और इसमें 7 मल्टीप्लाइड हो गया। नेक्स्ट 100 का मतलब 2255, तो 100 का मतलब 22 और 55, ठीक है, ये दोनों, और इसका मतलब भी कितना हो जाता है 75,600, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसमें देखो 2 कितने बार है, तो 2 है 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 4 लिख देंगे। 3 कितना टाइम्स है, 1 2 3, 3 3 टाइम्स है, तो 3 टू दी पावर 3। 7 एक ही बार है, तो 7 टू दी पावर 1, और 5 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 5 टू दी पावर 2। ये भी वैल्यू वही है 75,600, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, तो कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे देखो यहाँ पर 1 का इंपैक्ट नहीं आया था, तो शॉर्टकट क्या था, ये 1 था तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1 करना था, ठीक है। पावर जितना भी पावर है +1, पावर में जितना है +1, पावर में जितना है +1, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, पावर में क्या है 4 + 1, ठीक है। फिर पावर में कितना है 3 + 1, फिर पावर में कितना है 1 + 1, फिर पावर में कितना है 2 + 1, ठीक है। अब ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके जितना आंसर आएगा वही हम लोग का जो है डिफरेंट फैक्टर्स हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर आंसर हो गया 5 इंटू 2 10, और 4 इंटू 3 12, तो 120, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 75,600। जैसे देखो यहाँ पर ये लिख के मैंने दिखा दिया था, अगर हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो 75,600 क्या क्या मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, तो इसका बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा जो हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 120 -1 क्यों, वो एक फैक्टर्स को माइनस करेंगे, वो एक फैक्टर जहां 75600 आ रहा है, जैसे ये 30 को माइनस कर देंगे। देखो टोटल फैक्टर्स 8 है, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक्सक्लूडिंग 30 के अलावा, ठीक है। वैसे 75,600 का डिफरेंट फैक्टर्स मतलब 75,600 के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स, तो ये कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 120, ये हो गया
119, ठीक है, 119 हो गया, डिफरेंट फैक्टर्स 119 हो जाएगा। अब बोलो क्या 119 फैक्टर्स हमारे लिए लिखना इस तरह से पॉसिबल है? मतलब अभी तो एटलीस्ट नहीं है, और लिखना स्टार्ट भी करोगे तो काफी याद करके लिखना पड़ेगा कि क्या होगा। अब ये 119 आया, 1000 भी आ सकता है अगर ऐसा कोई डेटा हो, तो इसीलिए हम लोग का शॉर्टकट क्या है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके जितना भी आएगा, अगर मल्टीपल टाइम है, जैसे कि 2 4 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स ही था, 5 जितने टाइम्स है, वो सबका पावर लिख देंगे। फिर क्या हो रहा है, कंसेप्ट कैसे हो रहा है, पावर प्लस 1 करना है हमें, ठीक है, पावर प्लस 1 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखते जाना है, और मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो हम लोग का टोटल फैक्टर्स होगा, ठीक है। टोटल फैक्टर्स मतलब एक्सक्लूडिंग द नंबर जिसका हम लोग, सॉरी, इंक्लूडिंग द नंबर जिसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, दैट इज 75,600। इसमें 75,600 इंक्लूडेड है, लेकिन हमें डिफरेंट फैक्टर्स अगर बोलेगा तो फिर 1 माइनस हो जाएगा। अगर डिफरेंट फैक्टर्स नहीं बोलता, सिर्फ बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब आंसर 120 देना है, तब 119 नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे वाले एग्जांपल से समझ में आता है। तो यहाँ पर भी देखो हम लोगों ने क्या किया था, पहले यहाँ पर ये कैलकुलेट किया, अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके पावर में 1, तो कंसेप्ट क्या है, पावर प्लस 1 करना है, पावर प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पावर 1 है 1 प्लस 1, पावर 1 है 1 प्लस 1, पावर 1 है 1 प्लस 1, ठीक है। अब ये 1 को हमें यहाँ पर कंसिडर लेकिन नहीं करना है, वो मैंने फैक्टर्स के लिए जब जस्ट दिखाया है, 1 का कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर ये हो गया, अब यहाँ पर 2 2 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर 8 माइनस 1 करेंगे, 7 फैक्टर्स, जो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया उससे हमारा मैच हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 फैक्टर्स, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स यानी एक्सक्लूडिंग द नंबर 37 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये हम लोग का रियलिटी है, लेकिन फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्या 119 फैक्टर्स लिखने बैठोगे, ये तो पॉसिबिलिटीज है नहीं, तो इसीलिए। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन बाकी था, अलग क्वेश्चन था, ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं किया था, तो ये हो गया हम लोग का। तो 12 नंबर, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 4, ठीक है। तो डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है हम लोग के पास, डिजिट्स अवेलेबल है 1 1 1 1 2 2 3 4, ठीक है, 2 2 3 4, हम लोग के पास इतने सारे डिजिट्स है। इससे हम लोग को प्रिपेयर क्या करना है, ये सब जो डिजिट्स है इससे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा 4 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना है, 4 डिजिट नंबर, ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर में 4 डिजिट होना चाहिए, तो 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 1 2 2, ये जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 1 मतलब 1 1 2 बार है, 2 2 2 बार है, मतलब अलाइक, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अलाइक और डिफरेंट, तो अलाइक हो गया। अच्छा पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखते हैं ऑल आर यूनिक नंबर, मतलब समझाते हैं। देखो ऑल आर यूनिक नंबर का मतलब है जो नंबर हम लोग बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, जैसे देखो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 यूनिक, ठीक है। मतलब 1 2 3 1 ऐसा नहीं हुआ, यूनिक नहीं हुआ ना, मतलब 1 1 रिपीट हो गया। मतलब अगर सारे डिजिट यूनिक हो, मतलब अलग अलग हो, कोई भी डिजिट अगर रिपीट ना हो, मतलब 1 जैसे कि 1 2 1 2, ये भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ रिपीटेशन है। लेकिन हम बोल रहे हैं मेरे पास कितने सारे ऑप्शन होंगे इस तरह के डिजिट से नंबर बनाने का। पहला ऑप्शन ये होगा कि चारों का चारों डिजिट जो है वो यूनिक हो, मतलब 1 2 3 4 हो गया, या फिर ऐसे 3 4 1 2, तो तब भी मेरा यूनिक नंबर है, या फिर 4 1 2 3 तब भी मेरा यूनिक नंबर है, या फिर 4 2 3 1 ये भी मेरा यूनिक नंबर है, ठीक है। मतलब चारों के चारों डिजिट जो है वो यूनिक होंगे। ऐसा कितना सारा नंबर बन सकता है, अगर चारों के चारों डिजिट यूनिक होंगे तो मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये दोनों 1 में से एक 1, इसमें से एक 2, और इसमें से एक इसमें से 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के केस में यहाँ पर लिखते हैं 4 प्लेसेस, ठीक है। 4 प्लेसेस में
हमें 4 अलग अलग नंबर रखने हैं। हमारे पास नंबर क्या क्या है, 1 1, इसको हम लोग एक ही जगह पे दिखाएंगे, 2 2 इसको हम लोग एक ही जगह पे दिखाएंगे, और 3 4। क्यों? क्योंकि जो यूनिक होता है वो यूनिक हो गया, और जो सेम होता है जैसे ए उसको एक मानना पड़ता है ना, उसी तरह से यहाँ पर 1 1 2 2 3 और 4, तो ये 1 में से एक लेना पड़ेगा, यहाँ से एक, ये और ये चारों नंबर लेके हम लोग जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो 4 नंबर को लेके अगर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p4, ठीक है, 4p4 तरीके से। तो 4p4 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 24, ठीक है। 4p4 का जो फॉर्मूला है वो पता है, देखो अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। 4p4 मतलब परमुटेशन का जो फॉर्मूला है। तो 4p4 मतलब ये अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया था ना, ऐसा 24 नंबर्स बन जाएगा। अगर तुम लोग लिखना स्टार्ट करोगे ना एक सीक्वेंस पे, तो ऐसा 24 नंबर्स बनेगा। मैंने तो 1 2 3 4 ही लिखा है, मतलब और भी 20 ऐसे यूनिक नंबर बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल है उससे हम लोग 24 नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। अगर दो नंबर्स हम लोग के आइडेंटिकल हो, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या क्या है, 1 1 2 2 3 4, ठीक है, सेम यही चीज अवेलेबल है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग का ऐसा नंबर हो सकता है, तो लाइक 1 1 3 4, ठीक है, या फिर 2 2 3 4, ठीक है, या फिर ऐसे 1 3 4 1, ठीक है, या फिर 2 2 1 2 1, ऐसे नहीं, इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 आर आइडेंटिकल नहीं हुआ, यहाँ पर 4 आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब 2 आर आइडेंटिकल का मतलब ऐसे 1 1 1 या 2 2 में से कोई एक आ जाएगा, है ना। अब देखो जैसे ये भी हो सकता है 3 1 1 4, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग नंबर हो सकता है, काफी सारे नंबर हो सकते हैं, अभी देखेंगे कितना सारा होगा। तो अगर हमें 2 आइडेंटिकल नंबर होगा और बाकी जो है डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले कौन से दो आइडेंटिकल हम लोग नंबर यूज करते हैं, जैसे कि 1 1 आएगा कि 2 2 आएगा, पहले उसका तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर दो आइडेंटिकल होगा, दो यूनिक होगा, तो दो आइडेंटिकल कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों में से कोई एक आएगा तो दो आइडेंटिकल नंबर होगा। दो आइडेंटिकल मतलब 1 2 नहीं, 1 1 2 2, ठीक है, ये होता है आइडेंटिकल। अब वो 1 1 2 2 पास पास लिखा हुआ रहे या फिर ऐसे लिखा हुआ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो 1 1 2 2 में से कोई एक आएगा, तो दो में से एक को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। अब 1 1 2 2 में से कोई एक आ गया, तो उस वो दो जगह पे बैठ गया, ठीक है। बाकी दो जो जगह है वहां पर 3 या 4 में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो जगह है 3 4 और ये 2 2 में से कोई एक आना चाहिए। मतलब आइडेंटिकल आने का मतलब है पेयर में नंबर आ जाना, ठीक है। जैसे मान लो ये 2C1 में से हम लोगों ने 1 1 का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, तो बाकी क्या आ सकता है, जैसे 3 4 आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है 4 3 आ सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है 2 4 आ सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 3 आ गया। इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर बाकी हमारा जो है यूनिक आइडेंटिकल आएगा, यूनिक आइडेंटिकल नंबर नहीं आएगा, यूनिक आएगा, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो इस तरह से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी बचे हुए 3 में से एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सॉरी 2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो मैंने अभी भी क्या लिखा, 1 1 आ गया, तो बाकी दो जगह पे ये तीनों में से, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी दो आएगा, तो कैसे आएगा, 3C2 तरीके से। ये हो गया हम लोग का सिलेक्शन, और ये एक साथ होना चाहिए, इसीलिए एंड होगा। अब सारे नंबर आ गए। अब नंबर अपने अंदर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि 3 लिया है, 4 लिया है और 2 लिया है, और इधर 1 1 लिया है, ठीक है। 3 4 या 2 2 में से कोई एक, पहले क्या होगा, पहले सिलेक्शन क्या होगा, हम लोग जब नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, या तो आइडेंटिकल हम लोगों ने लिया है कि दो नंबर हो सकता है, तो या तो 1 1 या तो 2 2, कोई एक आएगा। अगर मान लेते हैं कि 1 और 2 2 में से हम लोगों ने 1 1 को पहले सिलेक्ट किया, ठीक है,
तो बाकी ये तीन में से कोई भी दो आएगा 3 4, तो वो केस ये हो गया, ठीक है। 3 4 या फिर 2 4 जो भी हो, ठीक है। वैसे तो लिखना इतना सारा पॉसिबल नहीं है ना कि हम लिखते जाए इसमें, तो ये आ जाएगा। अब ये नंबर अपने अंदर जो है इंटरचेंज हो सकता है, जैसे देखो 1 1 3 4 का 1 3 4 1 हुआ ना, अपने अंदर इंटरचेंज हो सकता है। तो अरेंजमेंट जो है मैटर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट मैटर करेगा, तो ये परमुटेशन होगा। तो 4p4 ये परमुटेशन होगा, 4p4 हो गया। अब क्योंकि इसमें आइडेंटिकल नंबर है जो कि यहाँ पर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट नंबर हम लोगों ने लिया था, क्योंकि आइडेंटिकल नंबर है, आइडेंटिकल होने से डिवाइडेड बाय उतने सारे आइडेंटिकल नंबर से हमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल करना पड़ता है, तो 2 फैक्टोरियल, आइडेंटिकल जितना सारा होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट करते हैं, 2c1 का कैसे हो जाएगा, ये 1 रहेगा, 3 to 1 का यहाँ पर 2 into 1 और यहाँ पर 3 into 2 हो जाएगा, 4p4 का 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 6 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 into 24, तो ये हो गया 3 into 24, 72। तो अगर 2 आइडेंटिकल नंबर होगा तो यहाँ पर 72 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 72 ऐसे नंबर हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, all 4 numbers are identical, ये एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब ये चार जो प्लेसेस है हमारे पास, नंबर क्या क्या है, 1 1 2 2 और 3 4, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर सब सारे जगह पे आइडेंटिकल नंबर्स आए, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 1 2 2 या फिर 1 2 1 2 या फिर 2 1 2 1 या फिर 2 2 1 1, ठीक है। इस तरह से अगर नंबर हो, और क्या हो सकता है, आइडेंटिकल ऐसे हो सकता है 1 2 2 1, ठीक है, फिर 2 1 1 2, ऐसे हो सकता है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मतलब जो हम लोग का डिफरेंट नंबर है, यूनिक नंबर है, उसके जगह अगर हम लोग का आइडेंटिकल नंबर्स ही आएगा, थर्ड ऑप्शन ऑल 4 नंबर्स आर आइडेंटिकल, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों में से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कैसे होगा, पहले हम लोग ये दोनों में से सिलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों में से कोई भी एक, तो दो में से कोई भी एक, 2c1, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों में से कोई एक आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे नंबर को अरेंज करेंगे, ये सारे नंबर अरेंज हो गए, देखो ऐसे नंबर वही है 1 1 2 2, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा ना, दैट इज परमुटेशन। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि आइडेंटिकल दो नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है, और ये 4 फैक्टोरियल, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और ये 2 into 1 और 2 into 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 into 2 और ये 2 2 4, तो ये 12 हो गया। अच्छा सॉरी, ये 2 होगा, ये गलत हो गया ना, 2c2 होगा, हमें तो दो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये दोनों में से दो को सिलेक्ट करने का तरीका 2c2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 into 1 और 2 into 1, एक थोड़ी ना लेना है, हम लोग को दो ही ऐसा सिलेक्ट करना है, तो 2c2 हो जाएगा। फिर जो सिलेक्शन में नंबर निकल के आया तो 1 1 2 2, अब उसको हम लोग अरेंज करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दो नंबर आइडेंटिकल है, ये दो नंबर, इसीलिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, इसका मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 6, ठीक है, 6। और ये देखो 6 नंबर बन भी गया है, 1 2 3 4 5 6, इससे अलग और कोई नंबर नहीं बनेगा, तुम लोग खुद भी बना के देख सकते हो। तो ये 1 1 2 2 से इतने सारे डिफरेंट नंबर बन सकते हैं। अब जो लिख सकते हैं वो एक बार लिख के दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन ये 72 नंबर्स या फिर 24 नंबर्स तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये बन गया। अब ये सब अलग अलग ऑप्शंस है, तो टोटल कितने सारे ऐसे नंबर बन सकते हैं, तो टोटल जो है ऑप्शंस हमारे पास 3 हो गया। अगर सारे नंबर यूनिक हो तो ऐसा 24 नंबर्स बन सकता है, ठीक है। और अगर दो नंबर यूनिक है और बाकी दो आइडेंटिकल है, ऐसा 72 नंबर्स बन सकता है। और अगर
सारे नंबर आइडेंटिकल डिजिट से बने हुए हैं, तो फिर ये 6 ऐसा नंबर बन सकता है। तो ये 24 और 6 30, 30 और 72 102 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन 102 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 102 मतलब यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, फिर 14 नंबर देखो। द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए फंड। ठीक है, फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करना है एक पर्सन को, आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट एंड 1 1 रुपी नोट। ठीक है, तो एक जन के पास क्या है, एक जन के पास एक 10 रुपए का नोट है। ठीक है, अच्छा, एक 5 रुपए का नोट है, ये रुपीज है। ठीक है, और एक क्या है, एक जो है 2 रुपीज का नोट है, एक 1 रुपीज का नोट है। अब ये अगर अपना फंड बनाना चाहते हैं, तो फंड में क्या क्या पैसा इनके पास है, जो अवेलेबिलिटी है वही फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि एक 10 रुपए का नोट ही दिया और कुछ नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि एक मतलब एक ही नोट डाला 10 रुपए का, या फिर ऐसा हो सकता है एक 10 का एक 5 का। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एक 5 का एक 2 का, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, कि वो कितने सारे कितने फंड इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में वन और मोर ऑप्शंस में कैसे होता है। ये इनके पास टोटल कितने सारे नोट है, 10 रुपीज का, 5 रुपीज का, 2 रुपीज का, 1 रुपीज का। ठीक है, तो 4 नोट्स अवेलेबल है, तो 4 में से 4 ही कंट्रीब्यूट कर दे, 4 में से कोई भी 2 कंट्रीब्यूट करे, पहले 3 लिख लेते हैं, 3 कंट्रीब्यूट करे, या फिर 4 में से कोई भी 2, या फिर 4 में से कोई भी 1 कंट्रीब्यूट करे। तो 4C4 का मतलब ये 4C4 जो है, इसका आंसर हम लोग का होता है 4। ठीक है, 4C3 का क्या हो जाएगा, 4 × 3 यहाँ पर पहले 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये भी ऊपर 3 ही फैक्टर लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट जो मैंने सिखाया था। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3, और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अच्छा, 4 + 4 + 6 + 4, तो 10 + 8 18 हो रहा है। नहीं, एक मिनट, ये शायद गलत हो गया। 4C4 कितना हो जाएगा, 4C4 का मतलब ये हो गया 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, 1 होता है, सॉरी, हाँ 1 होगा, 4C4 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये पूरा लिखने से ही ठीक होता, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 + 6 10, 10 + 4 14 + 1 15। तो उनके पास ऐसे 15 ऑप्शंस होंगे अवेलेबल, तो यानी 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 से ऐसे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होंगे। इसका और एक तरह से भी सोल्यूशन किया जा सकता है, 1 और मोर का फॉर्मूला जो है वो 2n-1 होता है। तो 2n मतलब 4, 4 मतलब जितने सारे उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उनके पास 4 टाइप्स ऑफ नोट्स है। ठीक है, तो ये हो गया 16 - 1 15, ये शॉर्टकट था, ये भी मैंने समझाया था जो हैंडशेक वाला एग्जाम्पल था उससे। ठीक है, अच्छा, अब 15 नंबर वाला देखते हैं। The number of ways in which 9 things can be divided into टू ग्रुप होगा। ठीक है, 3 ग्रुप्स होगा, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 2 3 एंड 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये 3 होगा, थोड़ा सा गलत है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स, 9 थिंग्स को हमें डिवाइडेड करना है 3 ग्रुप में, कंटेनिंग 2 3 एंड 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ग्रुप वालों को 2 चीज मिले, दूसरे वालों को 3, और लास्ट में 4 चीज मिले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो, पहले 12 थिंग्स, 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस 3 होगा, कंटेनिंग 2 3 4। अच्छा, 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड एज, पहले वाले को कितना चीज मिलना चाहिए, 2 चीज, फिर नेक्स्ट कितना चीज मिलना चाहिए, 3, फिर 4, तो 2 3
4, 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो 9 थिंग्स का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये थ्राइस हो जाएगा, 3 ग्रुप बन रहा है ना, ये ट्वाइस कैसे होगा, ये थ्राइस हो गया, 3 ग्रुप बन रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ठीक है, 3 ग्रुप बन रहा है। अब हमें बोला है कि ये कितने सारे तरीके से हम लोग इस 9 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हम लोग को बताना है कि कितने सारे तरीके से हम लोग ये 9 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 9 चीज अपने अंदर कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ग्रुप वगैरह नहीं लिखा हुआ रहता है तो फिर 9 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होगा, 9p9 तरीके से 9 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 9p9 तरीके से। पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि ग्रुप अपने अंदर हमेशा आइडेंटिकल होता है, तो 3 ग्रुप है, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ग्रुप यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इसीलिए होता है क्योंकि ग्रुप वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ग्रुप हमेशा आइडेंटिकल होगा, तो ग्रुप अगर आइडेंटिकल होगा तो उसमें आंसर इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9p9 मतलब 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 × 6 × 6। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, ऑप्शंस कैसा है, कैलकुलेट करके दिया गया है या फिर ऐसे ही है, नहीं कैलकुलेट करके दिया गया है। तो 9 फैक्टोरियल मतलब 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 6, फिर से डिवाइडेड बाई 6, फिर से डिवाइडेड बाई 6, तो 1680। अच्छा, ये 1680, एक मिनट, ये ऑप्शन में तो नहीं है 16808, ये 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो 3 तो आइडेंटिकल ग्रुप हो जाएगा और एक एक ग्रुप में हम लोगों को 2 3 4 ऐसे दे रखा है। अच्छा, 2 3 4 ऐसे करके दे रखा है। 9p9, 9p9 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये ग्रुप के अंदर भी तो इंटरचेंज करेगा, हाँ, इसमें और एक बार होगा 3 फैक्टोरियल, ये ग्रुप के अंदर भी तो इंटरचेंज करेगा। एक मिनट, इसका आंसर हम लोग का 1250 दे रखा है, 1260 दे रखा है, 1200 दे रखा है और नन ऑफ दिस दिया है। अच्छा, एक मिनट, नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत हो गया। 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड एज, 9 थिंग्स को अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9p9 तरीके से होगा और 2 3 4। अच्छा, 9p9 मतलब कितना हो जाएगा, 9p9 पहले एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं। 9 8 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 6, 1680। अच्छा, ठीक है, और 3 का मतलब 3 × 2 ही होता है, 3 × 2 6 हो गया। ये तो ठीक है, 3 × 2 हम लोग का 6 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ एक चीज तो गलत हो जा रहा है ना, यहाँ पर मैंने 333 लिख दिया सब में, ये ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने कर दिया, लास्ट दिन जैसे हम लोगों ने ग्रुप का क्वेश्चन किया था, ग्रुप सब आइडेंटिकल होता है लेकिन इसमें कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ग्रुप्स में चीज कितने सारे हैं, 2 फैक्टोरियल होगा, इसका मतलब ये 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, और ये वाला 4 फैक्टोरियल होगा। आइडेंटिकल है इसीलिए डिवाइड होगा, ग्रुप को हम लोग आइडेंटिकल मानते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो थिंग्स है वो तो अलग अलग है, तो फिर 2 फैक्टोरियल है तो 2, इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे, इसमें 4 है तो 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा ना, मतलब सिंपल। यहाँ पर हम लोग का ग्रुप क्या होता है, ग्रुप हमेशा आइडेंटिकल कहलाता है, ठीक है, आइडेंटिकल, ये सब आइडेंटिकल है इसीलिए डिवाइड होगा, आइडेंटिकल, ये भी हम लोग आइडेंटिकल।
और ये इतने सारे परमुटेशन हो सकता है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो 9 थिंग्स जो है वो कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, 9 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का यहाँ पर ग्रुप्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इक्वल 3-3-3 नहीं है ना, जैसे लास्ट दिन वाला क्वेश्चन हुआ था मैंगोज वाला, वैसा वैसा नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो फिर उससे ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर 2, 3, 4। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक लिख के क्लोज करते हैं, ताकि 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। इधर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अच्छा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 7, 1260 ये होगा। 1260 होना चाहिए। देखो 1260 ये वाला ऑप्शन बी आएगा, फिर 1260 ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पर ग्रुप होने से आइडेंटिकल होता है। अब आइडेंटिकली क्या क्या आइडेंटिकल है, ये एक ग्रुप में 2 चीज आइडेंटिकल है, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में 3 आइडेंटिकल चीज है, और यहाँ पर थर्ड ग्रुप में 4 आइडेंटिकल चीज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला है 9 थिंग्स को हमें डिवाइड करना है, तो एक एक ग्रुप आइडेंटिकल होता है, तो आइडेंटिकल होने की वजह से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा उतने उतने से। जैसे हम लोगों ने कॉमर्स वाला क्वेश्चन देखा था ना, वहां पर एम देखो, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन आइडेंटिकल का मतलब क्या है, हम लोगों ने जैसे कॉमर्स यहाँ पर क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर आइडेंटिकल क्या है, सी 2 बार है, एम 2 बार है, ई 2 बार है, तो उतने उतने से डिवाइड होगा। 2 बार था, ये अगर 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार होता तो 2, 3, 4 से ही डिवाइड होता ना। उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिकल चीजें एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 4 है, तो 2, 3, 4 से डिवाइड होगा, ना कि 3, 3, 3। मैंने ये लास्ट दिन जो हम लोगों ने ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन किया था ना, उसके हिसाब से मैंने कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर मैंने मतलब लिखा हुआ है गलत, मैंने गलत लिख दिया था। ये देखो यहाँ पर जैसे किया था, यहाँ पर 4-4 है, तो फिर इसमें 4 फैक्टोरियल करके फिर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल जो है वो अलग अलग चीजों का आइडेंटिकल है, जैसे कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल जो है वो अलग अलग है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4। सिंपल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब 16 वाला देखो। 16 वाला क्या बोला है, n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी आर -1, ठीक है। ये क्या बोला है एक बार लिखते हैं। n-1 पी आर, एक फॉर्मूला दे रखा है, n-1 पी आर, फिर बोल रहा है प्लस आर इंटू n-1 पी आर -1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए एक फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिखाते हैं, तब हो जाएगा। फॉर्मूला ही है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है, हम यहाँ पर वो फॉर्मूला दिखाते हैं जो मैंने पहले भी लिखवा दिया है जब हम लोग ये परमुटेशन स्टार्ट किए थे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा समरी में, ये रहा। ये देखो NPR इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जो है कंपेयर कर सके। NPR इक्वल टू n-1 PR प्लस n-1 PR प्लस R इंटू, ये देखो R इंटू n-1 P R -1, ठीक है। ये तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो ये देखो यहाँ पर ये n लिखा है मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूले से एमसीक्यू दिया है। तो n-1 PR, ये देखो n-1 PR R इंटू n-1 PR -1, इसका मतलब क्या होता है NPR, ये फॉर्मूले से ही आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखने से याद अगर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने एक बार दिखा दिया। तो ये फॉर्मूला से ही बना है, तो जहां पर हमें NPR का ऑप्शन दिखेगा वही हम लोग के लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जहां पर हम लोग को NPR का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर देखते हैं NPR का ऑप्शन कहाँ पर है। ये रहा NPR, मतलब ऑप्शन सी। 16 का हम लोग का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 16 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस चेक कर लेते हैं। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब 17 वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है। वैसे एमसीक्यू में आने का चांसेस मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आ जाए तो हम एक बार दिखा देते हैं कि कैसे करके हम लोग
17 वाला क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो क्या लिखा है, फैक्टोरियल टू एन, फैक्टोरियल साइन ऐसे भी दिया जाता है, फैक्टोरियल टू एन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं उसका हमें यहाँ पर दे रखा है, ये देखो। फैक्टोरियल टू एन कैन बी रिटन एज, सिंपल ये बताया, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। वैसे 2n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, तो 2n को कैसे लिख सकते हैं, 2n इंटू फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर इस तरह से डॉट डॉट करके अगर हम लोग देखें तो ये लास्ट में 3 2 1 ऐसे, तो इसमें भी आएगा, कोई भी नंबर लिखो, 10 भी लिखोगे तो वो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द आंसर पैटर्न, ठीक है, आंसर का पैटर्न के हिसाब से जाने के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रिवर्स मोड में लिखे तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया डॉट डॉट करके, फिर क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ सकता है, n आ सकता है, n प्लस 1 आ सकता है। तो तुम लोग सोच रहे होगे मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, फिर कैसे आया, देखो ये मिडिल वाला नंबर हो जाएगा ना, ये मिडिल का नंबर हो जाएगा, n माइनस 1 n n प्लस 1। जैसे देखो अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल का ही देख लेते तो यहाँ 1 2 3 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये देखो 1 और ये 2 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये एक्चुअली ऐसे बोलना चाह रहे हैं, ये देखो इसको हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब भी तो 3 to 1 होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा मैंने। अब देखो इसको इसको समझा देते हैं और एक बार, ये 2n और n इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया 2n माइनस 1 और 2n, ठीक है, रिवर्स में लिखा तो ये एकदम लास्ट में चला गया, इसके आगे वाला 2n माइनस 1, इसके आगे 2n माइनस 2 भी हो जाएगा, अगर चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन बात है कि ये कैसे आ सकता है, अब जैसे देखो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है 10 फैक्टोरियल। अब इसको देखो अगर हम लोग इस फॉर्मेट में एक बार कंपेयर करके लिखने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल मतलब सिंपल कैसे लिख सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और इसको अगर हम रिवर्स में लिखे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 फिर 3, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके अगर हम लोग सारा डिजिट नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n मतलब यहाँ पर कितना है 5, 2n का मतलब यहाँ पर 5 क्या है n है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 माइनस 1 लिखेंगे तो ये 4 नहीं आ जाएगा, तो 1 2 3 के बाद तो 4 ही आता है। अब 4 कैसे आएगा, तो वो n माइनस 1 करके आएगा, और उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 का मतलब n, तो ये 5 आ जाएगा, ये हो गया 5 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, और ये 5 मतलब n हो गया, तो 1 2 3 इसके बाद अगर डॉट डॉट जाते हैं तो वो n माइनस 1 n हो जाएगा, और उसके बाद वाला n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 यानी 6 हो गया, देखो 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह मतलब ये अगर ऐसे करके चलते हैं और अगर ऐसे करके रीड करते हैं, इन दैट केस यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 मतलब 2n, फिर इसके आगे वाला आ जाएगा 2n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 यानी कि 9, मतलब एक होता है ऐसे करके रीड करना, एक होता है ऐसे करके रीड करना, ठीक है। अगर इस तरह से जाते हैं देन n माइनस 1 ऐसे होगा, और अगर गुड आफ्टरनून सर, एक मिनट, अगर इस तरह से जाते हैं तो n, ये देखो इस तरह से अगर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे काउंट करेंगे तो हम लोग n माइनस 1 n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर इस तरह से जाएंगे तो हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 2n माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला, इतना आसान नहीं, क्योंकि वैसे भी हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पैटर्न मैंने समझा दिया, क्यों कहीं पर ये देखो ये तो क्लियरली समझ में आता है, 1 2 3 ऐसे करके अगर हम लोग लिखते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2, इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 1 2 3, और ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा 2n माइनस 1। ये बीच वाला अगर नहीं समझ में आता है तो उसको मैंने कंपेयर करके यहाँ पर दिखाया कि बीच वाले डेटा को अगर हमें n से रिप्रेजेंट करना है, इन दैट केस ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग ऑड और इवन इस पोर्शन में डिवाइड करके लिखेंगे,
अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसी तरह से ही करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं। देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑड और इवन फॉर्मेट में लिखेंगे। ऑड में क्या क्या है, 1 है, 3 है, अच्छा इसके आगे क्या आ जाएगा, 5 आ सकता है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, डॉट डॉट किया है, लेकिन इमेजिन करो 3 के बाद 5 आ जाएगा। फिर ऑड कौन सा है, 2n-1। कैसे, अगर n का वैल्यू कुछ भी ले लो, 2 इंटू एन और उसमें -1 करोगे, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर बन जाता है। लाइक 2 में 2 मल्टीप्लाई करो 4, 2 में 3 मल्टीप्लाई करो 6, सारे इवन नंबर। 2 में 4 मल्टीप्लाई करो 8, सारे इवन नंबर है, लेकिन जब भी उससे -1 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ ऑड नंबर के यहाँ पर कैलकुलेशंस मैंने ले लिया। और फिर मल्टीप्लाइड, और इधर इवन नंबर, इवन में क्या है 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद 6, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके इवन नंबर क्या हो जाएगा 2n। 2n रिलेटेड सारे नंबर इवन नंबर होंगे, ठीक है। इसीलिए ये मिडिल वाला अगर तुम लोग नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये बिना लिखे, लेकिन ये कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया। अच्छा अब देखो, ये बन गया ऑड, ये बन गया इवन, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2n-1। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। ये 2 का मल्टीपल है, इवन है ना, 2 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर क्या हो गया 2 इंटू 3, ऐसे करके डॉट डॉट करके 2 इंटू n, ठीक है। ये फॉर्मेट देखो, 2 से मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीपल हो गया सारा का सारा, 1, 3, 5, 2n-1, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1, 2, 3 इंटू डॉट डॉट करके n, ठीक है। ये डॉट डॉट करके n हो जाएगा। अब 2 कॉमन हर जगह से आ रहा है, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है, 2, तो यहाँ से एक 2 कॉमन, यहाँ से एक 2 कॉमन, यहाँ से एक 2 कॉमन, डॉट डॉट करके यहाँ से एक 2 कॉमन। तो मल्टीपल टाइम, मतलब 2 इंटू 2 इंटू, मतलब इसको भी अगर स्प्लिट करना चाहे, इसको भी अगर हम लोग स्प्लिट करना चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट करके n टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और बाकी 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके n टाइम्स जो है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 टू दी पावर n हो जाएगा। जैसे देखो, 2 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग 2 टू दी पावर 3 बोलते हैं। तो अगर n टाइम्स का 2 मल्टीप्लीकेशन है तो उसको हम लोग 2 टू दी पावर n बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टू दी पावर n। ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं 2 टू दी पावर n। अच्छा अब यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-1, और ये 2 टू दी पावर n, और 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट n, मतलब n फैक्टोरियल, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जैसे 4 फैक्टोरियल तो कैसे हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब इसका मतलब ये n है, 4 फैक्टोरियल का मतलब ये n है, ठीक है। अब n को कैसे लिख सकते हैं, n फिर इसके आगे वाला हो जाएगा n-1, n-2, ऐसे करके 1, 2, 3 इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये तो एकदम परमुटेशन का स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट है कि कैसे करके हम लोग n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1, 2, 3 डॉट डॉट n तक, तो ये n फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n-1, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n, और ये यहाँ पर n फैक्टोरियल लिख देते हैं। ये आगे भी तो लिख सकते हैं ना, सब तो मल्टीप्लाई है, प्रॉब्लम तो नहीं है। देखते हैं, अब देखो जो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करके किया हुआ है, कौन सा आंसर होगा, 2 टू दी पावर n एक होना चाहिए, ठीक है हमारा 1, 3, 5 और 2n-1, देखो वही है 2 टू दी पावर n, मैंने इधर लिखा है, इधर लिख दो। मतलब आंसर के साथ थोड़ा सा समझने में आसानी होगा, उस हिसाब से हम लोग आंसर के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे कैसे भी करो, वहां तो तुम लोग को टिक ही करना है, 1, 3, 5 2n-1, और ये n फैक्टोरियल इधर इन्होंने रखा है। चलो कोई बात नहीं, इधर रख दो n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन तो दोनों तरीके से कोई भी एक तरीका हो सकता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा टफ है, हो सके तो करो, नहीं तो फिर इग्नोर करो। इसके बाद देखो 18th नंबर,
यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोला है देखो, the number of even numbers greater than 300 can be formed with the digit 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हम लोग के पास कुछ डिजिट्स दिए गए हैं। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये समझना चाहिए कि इवन नंबर कैसे बनता है, वो पता होगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इवन नंबर का मतलब होता है जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा तभी ना वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अब अगर ये डिजिट्स है तो नंबर डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर होगा, और उसके साथ साथ और एक कंडीशन भी दिया है, ग्रेटर देन 300 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 300 होना चाहिए। ठीक है, अब 300 से अगर ग्रेटर देन होना चाहिए तो हमारे कितने डिजिट्स के नंबर बन सकते हैं। अगर हम लोग 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, बना सकते हैं 3 डिजिट का नंबर 1 2 3। तो अगर 300 से 300 से ज्यादा होगा तो एक चीज सोचो, यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिख सकते स्टार्टिंग में कभी भी। क्यों, क्योंकि 1 के बाद कुछ भी पुट करो, चाहे 5 4 कुछ भी लगाओ, वो 300 से कम ही होगा। यहाँ 1 नहीं पुट कर सकते, यहाँ 2 भी नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे प्रॉब्लम ये है कि 300 से कम हो जाएगा। क्या यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 3 पुट करने के बाद पीछे कुछ भी पुट करो वो 300 से ज्यादा ही होगा, कुछ भी पुट करो। ठीक है, क्या हम लोग 4 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 4 पुट करेंगे तो ये नंबर 300 से ज्यादा होगा। क्या हम लोग 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर 5 से स्टार्टिंग वाला नंबर लिखेंगे तो भी हमारे 300 से ज्यादा होगा। मतलब यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि यहाँ 1 2 नहीं आ सकता है, 1 2 के अलावा बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर मुझे इस नंबर को ग्रेटर देन 300 करना है, एज वेल एज मुझे इवन नंबर भी बनाना है। ठीक है, ग्रेटर देन 300 के साथ साथ मुझे अगर ये नंबर को इवन बनाना है तो लास्ट डिजिट इवन नंबर तभी होगा अगर लास्ट डिजिट मेरा 2 या 4 होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 या 4 होने से मेरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा ही होगा। कोई भी नंबर उठा लो जिसके पीछे अगर 2 लिखे हो या फिर 4 लिखे हो तो वो इवन नंबर बनेगा ही बनेगा। उसका डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल बाय 2 ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग 3 डिजिट का कितना सारा नंबर बन सकता है। अब मान लो हम लोग 3 डिजिट का ऐसा नंबर बना रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर 3 लिया है। सपोज मैंने स्टार्टिंग में 3 लिया है और यहाँ पर एंड में 2 या 4 में से कोई एक, ठीक है, एंड में 2 या 4 में से कोई एक लेंगे तो इवन नंबर भी होगा, और स्टार्टिंग में 3 लेंगे तो ग्रेटर देन 300 भी होगा। और ये अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, तो स्टार्टिंग में 3 ही लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक जगह पे एक ही नंबर को पुट करने का एक ही तरीका है, और इसको परमुटेशन पे 1p1 तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाले डिजिट में हम लोग 2 या 4 में से कोई एक नंबर लिखेंगे तो ही हमारा चलेगा। तो 2 या 4 में से कोई एक लिखने का तरीका 2p1, दो में से एक, 2p1। ठीक है, तो ये लास्ट वाला हो गया, ये स्टार्टिंग वाला हो गया। अब मिडिल वाले नंबर को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है, तो देखो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ 2 या 4 में से कोई एक आ गया। सपोज यहाँ पर 4 आ गया है तो यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर बचे, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं क्योंकि मैंने मान लिया है कि यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, और तीनों में से कोई एक नंबर कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 3p1 तरीके से। ठीक है, 3p1 तरीके से, या तो 1 लिख लो, या तो 2 लिख लो, या तो 5 लिख लो। मतलब बेसिकली 3 तरीका, और 3p1 मतलब 3 ही होता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो ये तो परमुटेशन का मेन कंसेप्ट ही था। अब ये तीनों चीज हमारा इकट्ठा मतलब एक साथ होना चाहिए। अगर एक साथ होगा तभी ना ये नंबर बनेगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ 3 लिख दिए तो 3 डिजिट का बन जाएगा। ये तीनों चीज एक साथ होना चाहिए, और एक साथ होने का मतलब है एंड, एंड का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये एक हो गया। अब इसका आंसर निकालेंगे, 1p1 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 जो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, और 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 6, आंसर 6 आया पहला।
अभी भी 3 डिजिट का हमारा सारा कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो पहला आंसर 6 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट 3 डिजिट का देखते हैं। अब फिर से यहाँ पर मान लो हम लोगों ने 3 वाले नंबर देखे कि जो स्टार्टिंग 3 से है और एंडिंग 2 या 4 से है, तो कितने सारे ऐसे नंबर बन सकते हैं, ऐसे 6 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग मान लो हमारा 4 से है, ठीक है, एंडिंग 2 या 4 में से कोई एक रखना पड़ेगा, तभी दोनों कंडीशन साथ साथ होगा। जैसे कि डिविजिबल बाई 2 भी होगा और ग्रेटर देन 300 भी होगा। तो यहाँ पर 4 को लिखने का एक ही तरीका हो जाएगा, एक जगह पे 1P1, ठीक है, और यहाँ पर दोनों में से कोई एक कैसे लिख सकते, 2P1 तरीके से। ठीक है, अब दोनों में से कभी 2 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, ऐसे 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 6 नंबर हो जाएंगे, हम लिख के भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये 6 नंबर है, तो हम फटाफट लिख के भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ऐसे स्टार्टिंग में 3 है और पीछे 2 या 4 होना चाहिए, तो मिडिल में एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 है और पीछे मान लो 2 है, तो मिडिल में मैंने क्या लिख दिया, 1 लिखा है, 2 तो नहीं लिख सकते, 3 भी नहीं लिख सकते, 4 और यहाँ पर 5, तो 3 3 5 2, ये एक हो सकता है 3 नंबर। और क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में 3 है, एंडिंग में 4, क्योंकि 2 या 4 में से कोई एक आएगा, तो कभी 2 कभी 4 आएगा, स्टार्टिंग में 3 रहेगा, ये फिक्स्ड है। अब मान लो पीछे 4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 5 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर जो बनेंगे ना, वो ये वाले हैं। ठीक है, लिख के देख सकते हो, 6 नंबर ये वाले बनेंगे। तो हटा देते इसे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये मिडिल में सिमिलर तरीके से यहाँ पर 2 या 4 में से कोई एक आ जाएगा, तो बाकी कितने नंबर बचेंगे, देखो टोटल 1 2 3 4 5 नंबर से 5 में से एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो बचा कितना, 3। 3 नंबर एक जगह पे 3P1 तरीके से जा सकता है। तो फिर से वही सिमिलर कंसेप्ट, ये 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का, फिर से 3 डिजिट का और एक हमारा बन जाएगा, वो है 5। अगर हम लोग यहाँ पर 5 लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 या 4 में से कोई एक, फिर से वही 1P1 और मिडिल वाला 3P1 और लास्ट वाला 2P1। ठीक है, फिर से वही 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। हर बार लिखना जरूरी नहीं है, हम जस्ट एक बार लिख दे रहे हैं, जरूरी नहीं है, तुम लोग सिर्फ आंसर करोगे तो ही तुम लोग के लिए काफी है। ठीक है, तो 3 2 1 और 1, यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, तो 3 टाइम्स अगर हम लोग 6 को, अच्छा हाँ, एक चीज गलत हो गया, देखो ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 और 4 का ऑप्शन तो नहीं रहेगा ना, ये चीज समझना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग का सिर्फ 2 ही रहेगा। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, तो ये 2P1 नहीं होगा, ये फिर 1P1 हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 यहाँ पर जाएगा, तो 2 या 4 में से कोई एक पीछे नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा 2 ही आएगा, तो ये 2 आएगा, तो ये 1P1 तरीके से, ये भी 1P1। और बाकी बचे हुए 3 नंबर, ठीक है, बाकी बचे हुए 3 नंबर में से एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा, बाकी 3 ही नंबर बचेगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 में से 2 का जगह फिक्स हो गया, तो बाकी 3 एक जगह पे 3P1 तरीके से पुट हो जाएगा, तो ये 1 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये सही करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ऐसे 3 नंबर हो गया, और होने भी 3 नंबर ही चाहिए। देखो 4 से स्टार्ट होगा और 2 से एंड होगा, ऐसे कितने सारे नंबर बन जाएंगे, 4 से स्टार्ट होगा, 2 से एंड होगा, तो 4 1 2, ठीक है, इवन नंबर। अच्छा, 4 और 2, और ये 4 3 2, और क्या हो जाएगा 4 5 2। ठीक है, ये 3 नंबर, ये 3 ही नंबर बनेगा और कुछ नहीं। अच्छा, अब ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पर 2 क्यों नहीं आया, वही वाला कंसेप्ट है, यहाँ 2 आएगा तो वो तो ग्रेटर देन 300 नहीं रहेगा, तो इसीलिए यहाँ 4 आ सकता है, और यहाँ 4 आएगा तो पीछे एंड में कभी 4 नहीं आ सकता। अब एंड में 4 का कंसेप्ट क्यों बार बार ला रहे थे, क्योंकि इवन नंबर चाहिए, तो अगर यहाँ 3 होगा तो 2 4 में से कोई भी एक आ सकता है, मैंने 6 नंबर लिख के भी दिखा दिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा 6 नंबर, ऐसे नंबर फिर से तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो कि स्टार्ट विथ 5 और एंड विथ 2 और 4। ठीक है, तो ये टोटल नंबर इतने सारे बनेंगे 3 डिजिट वाले। अब नेक्स्ट हम लोग 4 डिजिट का ऑप्शन लेते हैं। देखो 4 डिजिट, 4 डिजिट का सारा नंबर ग्रेटर देन 300 होगा, लेकिन उसके साथ साथ इवन भी होना चाहिए, तो 1 2 3
4, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर। अब 4 डिजिट का नंबर पीछे क्या आ सकता है, पीछे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये देखो टोटल हमारे पास 5 डिजिट है, 5 में से अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 या 4 हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर एंड में 2 आएगा तो स्टार्टिंग में क्या क्या आ सकता है, स्टार्टिंग में बाकी बचे हुए 4 में से कोई भी 3 नंबर आ सकता है। अगर एंड में 2 होगा, हम एक एक करके दिखा रहे, ठीक है, अगर एंड में 2 होगा तो वो 1p1 तरीके से फिलअप होगा, बाकी बचे हुए 5 में से एक चला गया, 4 में से कोई भी 3 नंबर यहाँ पर 4p3 तरीके से पुट हो सकता है। ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 24। अच्छा, अगर स्टार्टिंग में मेरा 4 आता है तो कितने तरीके से फिलअप होगा, वही सेम तरीका, यहाँ पर 4 1p1 तरीके से पुट हो जाएगा और बाकी बचे हुए 4 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, 4p3 इंटू 1p1, तो सेम वे से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग और कुछ नहीं होगा, देखो 4 डिजिट्स का यही हो सकता है, और 5 डिजिट अगर बनाएंगे तो भी होगा, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 5 डिजिट अवेलेबल है। 5 डिजिट का जो नंबर है वहां पर भी हम लोग का जो है ग्रेटर देन 300 होगा, ठीक है। तो 5 डिजिट का नंबर अगर है तो यहाँ पर 2 आने से कैसे होगा, तो ये देखो यहाँ पर 2 फिक्स हो जाएगा, तो 1p1 तरीके से यहाँ पर 2 आ सकता है, और बाकी 4 जगह पे 4 नंबर 4p4 तरीके से आ सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, यानी 24 इंटू 1 इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका हो सकता है 4, ठीक है, यहाँ पर अगर 4 आ जाएगा तो ये हो गया 1p1 और ये हो जाएगा बाकी 4p4। तो 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 24 इंटू 1, तो ये भी 24 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 2,4 क्यों नहीं लिखा, देखो अगर हम लोग ऐसे मानेंगे कि यहाँ 2 और 4 में से कोई भी एक आ सकता है, तो बाकी बचे हुए 3 नंबर में से कोई एक कहीं आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये था हमारा 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो 2 या 4 अलग अलग करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग करके देखा कि यहाँ पर 2 आने से कितना होगा और यहाँ पर 4 आने से कितना होगा। देखो हमारे पास अवेलेबल डिजिट था 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, तो बाकी बचा क्या, 1 3 4 5, ठीक है। ये कुछ भी पुट करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पर ना रेस्ट्रिक्शन था, इसीलिए मैंने 3 4 5, क्योंकि ये 3 डिजिट का था। 3 डिजिट में अगर फर्स्ट वाले डिजिट को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर वो लेस देन 300 भी हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 लिख दिया तो नहीं चलेगा ना। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ अगर एंड में 2 लिख के 2 वाले इवन नंबर हमें चाहिए, तो बाकी बच जाएंगे 3 जगह पे बचे हुए 4 नंबर कितने तरीके से आ सकते हैं, 4p3, और लास्ट वाला अगर हम लोग का 4 है तो बाकी बचे हुए जगह पे जो बचे हुए 4 डिजिट है वो 3 जगह पे 4p तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इंडिविजुअली 5 डिजिट्स वाले नंबर भी निकाल लिए। अब इतने सारे नंबर्स हो सकते हैं, अब टोटल करो 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 24 24 24 24, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर्स विल बी, टोटल नंबर इज कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 6, 24 24 करके 4 टाइम्स। अब टोटल करते हैं, 24 इंटू 6 30, और फिर से 24 इंटू 6 30, तो 60, 30 प्लस 30। अच्छा, ये और ये मिला के मैंने 60 कर दिया, फिर हो गया 24 24 और 3, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 आ रहा है, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। मतलब सी, 18 का सी हो जाएगा, 18 का सी। अच्छा, एक बार चेक करते हैं, हाँ 18 का सी होगा। अच्छा, अब 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या बोला है, 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस, द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच, ठीक है।
5 लेटर लिखा गया है, ठीक है। तो लेटर कितने सारे, ऐसे करके मान लो 5 लेटर है। अब ये 5 लेटर्स क्या किए गए हैं कि 5 लेटर्स को 5 लेटर बॉक्सेस में हमें डालना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 5 लेटर बॉक्सेस, ठीक है। ऐसे करके मान लो 5 लेटर बॉक्सेस है, ऐसे करके 5 लेटर बॉक्सेस हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है। 5 लेटर बॉक्सेस है। ये 5 लेटर्स को हमें 5 लेटर बॉक्सेस में कितने तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना तरीका हो जाएगा, 5p5, ठीक है। कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। तो ये 120 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 वेज हो जाएंगे लेटर को डिपॉजिट करने का, ठीक है। लेटर को डिपॉजिट करने का 120 वेज हो जाएगा, मतलब 19 का ऑप्शन बी, ठीक है। चेक करते हैं 19 का, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी आ गया है। हाँ, और 20 यहाँ पर बोला है NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट डॉट NCN, NC1 NC2 NC3 NC4 प्लस डॉट डॉट NCN, ये कितना होगा, ये हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके, मतलब छोटा सा एक एग्जाम्पल से सोच सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा है 2C1 2C2, ठीक है। फिर 2C3 प्लस 2C2 कितना होगा, अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने। अच्छा 2C2 तो ऑलरेडी आ गया है, 2C1 2C2 में ही तो हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लेते चलो, 5C1 5C2 5C3 और 5C4 और 5C5 हो गया। ये देखो NC1 तो 5, यहाँ पर n इक्वल टू 5 मान लेते हैं। तो NC1 NC1 NC2 NC2 NC3 ऐसे करके जब तक NCN नहीं होता है तब तक प्लस प्लस करके अगर लिखते हैं, NCN मतलब 5C5, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 5C1 क्या होता है 1, यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो जो हमारा शॉर्टकट है कैलकुलेट करने का 1, यहाँ पर 5। अच्छा 5C2 मतलब 2 इंटू 1 और 5 इंटू 4, 5C3 मतलब 3 टू 1 और ये हो गया 5 4 3। अच्छा 5C3 का मतलब यहाँ पर 3, सॉरी 5C4 का मतलब 4 3 2 1 और ये हो गया 5 4 3 2 1। अच्छा 5C5 का मतलब यहाँ पर 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 10, 3 3 2 से कैंसिल आउट, ये 10 हो गया। अच्छा 4 3 2 1 4 3 2 1 5 हो गया। अच्छा ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 20 और 5 25 प्लस 5 30 31 हो गया, ठीक है। अब देखो कितने सारे ऑप्शन दे रखे, 2 टू दी पावर n माइनस 1 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n प्लस 1, इसमें कौन सा फिलअप हो रहा है। तो 2 टू दी पावर n मतलब यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 मतलब 32, नहीं मेरा आंसर तो 31 आ रहा है। मतलब 2 टू दी पावर n माइनस 1 होगा तो मेरा आंसर सही बन जाएगा, ठीक है। 2 टू दी पावर n माइनस 1, इसका मतलब इसका आंसर 2 टू दी पावर n माइनस 1 होना चाहिए। अब एग्जाम टाइम में ऐसा आएगा तो थोड़ा सा याद रखोगे तो अच्छा होगा। देखो अब ये सारी चीज तो समझ के मैंने करवाया, लेकिन ये अब एग्जाम में तो तुम लोग को समझ के करना है, लेकिन क्या इस तरह से बैठोगे एक्सप्लेनेशन करने, नहीं। ये याद रख लोगे तो बेटर होगा कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 2 टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा याद करोगे तो हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 अगर आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया 20th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया है, तो तुम लोग छोटे एग्जाम्पल से अगर एग्जाम टाइम में चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने ये 5 को 5 लिया तो इसमें 1 2 3
4-5 टाइम्स लिखा तब जाके हम लोग का सिमिलर हुआ। लेकिन अगर तुम लोग 2 लिखते हो तो देखो कितने आसानी से होगा, 2C1 2C2, क्योंकि हमें उतना तक लिखना है जब तक हम लोग का NCN नहीं हो जाता है। तो 2C1 का मतलब ऐसे, और ये हो गया 2 into 1 2 into 1, ये कैंसिल आउट करो तो ये आंसर आ गया 2 + 1, तो ये 3 हो गया। अब ये भी देखो सेम हो रहा है कि नहीं, 2 to the power n - 1, 2 to the power, यहाँ पर n मतलब कितना है 2, तो 2 to the power 2 - 1 मतलब 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। तो ये 3 आ रहा है, तो यहाँ भी सिमिलर हो गया। तो हाँ, एग्जाम में भी तुम लोग जो है खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन स्मॉल डेटा लेना चाहिए। इतना बड़ा डेटा मैंने इसलिए लिया ताकि ये क्लियरली समझ में आए। अगर छोटा डेटा लेके कैलकुलेशन करके देखोगे एग्जाम में, अगर भूल जाते हो कि किस तरह से हुआ है, तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5A B C D सारा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी कुछ हम लोग का यहाँ पर बाकी नहीं है, और 1-2 क्वेश्चन जो बाकी था वो भी मैंने लास्ट दिन जो है करवा दिया था। अच्छा, अब हम लोग ये वाला बंद करते हैं, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये वाला थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जितना टाइम है उसमें। हम लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो सेट क्या होता है, ठीक है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेट का डेफिनेशन क्या दिया है। In our mathematical language, everything in this universe, whether living or non-living, is called an object. तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये पूरे यूनिवर्स में अगर हमें कैलकुलेशंस करना है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स में क्या है नहीं है, तो बोल रहा है कि सारे चीजों को, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग हो, या फिर मतलब कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि अदर देन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इफ वी कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in given in such a way that if it is possible to tell beyond doubt whether a given object is in the collection under consideration or not, then such a collection of object is called well defined collection of object। समझाते हैं क्या है सेट जो है, ये क्या है, बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग जो भी है, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, ये यूनिवर्स में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग या नॉन लिविंग एलिमेंट इस यूनिवर्स में जो भी है, मैथमेटिक्स में उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन, अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें, जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, तो उसे कलेक्ट करने का तो एक तरीका होगा। जैसे देखो अगर हम ये बोल रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। स्कूल में क्लास 10 में जितने भी बच्चे इंटेलिजेंट है उनका हम लोग कलेक्शन करना चाहते हैं। मतलब हो गए, स्टूडेंट का मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस जो ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट कौन है, लिविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो गए स्टूडेंट, ठीक है। इनका हम लोग क्या करना चाहते हैं, कलेक्शन करना चाहते हैं, कलेक्ट करके एक जगह पे दिखाना चाहते हैं, मतलब उनका नाम लिख के या कैसे भी तरीके से। तो ये क्या हो गए, ये कलेक्शन करेंगे। तो ये किस बेसिस पे करना है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट का ना कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है।
हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिला तो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंटेलिजेंसी का अपना हर एक अलग अलग तरीके से डेफिनेशन हो सकता है, इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो कोई इंटेलिजेंट होने के बाद भी अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझ सकता है, कोई नहीं है फिर भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्यों कोई किसी को इंटेलिजेंट समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है कि ये इस वजह से इंटेलिजेंट है। हाँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि ये इंटेलिजेंसी हम कैसे चेक करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा हम मान लेंगे कि थोड़ी देर के लिए वही इंटेलिजेंट है, ठीक है। या फिर एक पजल दिया है, ठीक है, तो ये पजल को अगर जो भी सॉल्व कर देगा तो मान लेंगे कि उसका वो इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब मैंने वो पजल का क्वेश्चन सभी को दिया, ठीक है, सभी को थ्रो किया। अब जिन्होंने वो सॉल्व कर दिया, मेरे हिसाब से थोड़ी देर के लिए वो उनको मैंने इंटेलिजेंट मान लिया, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट को कलेक्ट करना है या फिर इकट्ठे उनका नाम लिखना है जिनको इंटेलिजेंट मान रहे हैं। तो इंटेलिजेंट का तो एक बेसिस होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इंटेलिजेंस मतलब ये वेल डिफाइंड के लिए हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिस चीज को हम लोग कलेक्ट करना चाह रहे हैं किस बेसिस पे करें वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मान लो ये हो गया हम लोग का लिविंग। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था ना, ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से, if we consider a collection of object given in such a way that it is possible to tell beyond doubt whether a given object is in the collection under consideration or not। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से ताकि हमारे लिए पॉसिबल हो कोई भी डाउट के बिना उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके हम लोग मतलब उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर पाए कोई भी डाउट के बिना। जैसे देखो अगर हम लोग इंटेलिजेंट का कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं देंगे तो कैसे हम लोग उन स्टूडेंट को कंसिडर कर सकते हैं कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो तुम नहीं हो, ठीक है। कुछ एक बेसिस तो होना चाहिए, तो वही बोल रहे हैं वेल डिफाइंड होना चाहिए। या फिर जैसे हम बोल रहे हैं हमें क्या करना है, हमें सेट ऑफ वावल्स बनाना है। तो ये देखो अब जैसे सेट ऑफ वावल्स का बात हुआ ना, ये वेल डिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लेटर जो 26 लेटर होता है उसमें वावल्स है ए ई आई ओ यू, ये 5 ही होंगे। ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया, ये नॉन लिविंग हो गया। तो सेट ऑफ वावल्स जो है ये हम लोग का नॉन लिविंग हो गया। अब इसे ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। ये सब एक एक क्या है, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट है, या फिर इसे हम लोग मेंबर भी बोल सकते हैं सेट थ्योरी में, या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब ये जो मैंने बोला था क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन जो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे वो कुछ देर के लिए इंटेलिजेंट कहलाएंगे। मान लो यहाँ पर 4 बच्चे ए बी सी डी, इन्होंने ये सॉल्व कर दिया और मैंने इनका सेट ऑफ मतलब कलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये कैसे कलेक्शन है, ये जैसे नॉन लिविंग है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये क्या है, लिविंग है। अब ये लिविंग है, अब ये क्या है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर मेंबर बोल लो या फिर एलिमेंट बोल लो, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी बोल लो, जो ऑब्जेक्ट है वही मेंबर है वही एलिमेंट है, ठीक है। और ये कैसे है, लिविंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इससे हमें समझ में आ रहा है कि सेट क्या है। तो सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली सेट का मतलब हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग का लिविंग भी हो सकता है नॉन लिविंग। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन किस बेसिस पे, जब हमारे पास एक वेल डेफिनेशन होगा कि इस डेफिनेशन के अंडर जो भी आ रहे हैं उनको हम लोग कलेक्ट करें। जैसे वावल्स के डेफिनेशन के अंडर ए ई आई ओ यू आता है, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया सेट का पहला मतलब कि सेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेट को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखो। सेट को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग डिनोट करना चाहिए, डिनोट बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे कि देखो सेट ऑफ वावल्स ये अगर हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। तो इसको हम लोग इस वावल्स के जो सेट है उसमें क्या क्या आ जाएगा, ए
EIOU, ठीक है। और ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये लिखना जरूरी है। अभी देखेंगे कि क्या क्या जो है हमें यूज करना चाहिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए लिख लो या फिर कुछ और लिख लो। अगर ए नहीं लिखना चाहते हो तो एक्स लिख लो, लेकिन जो भी लिखना है कैपिटल लेटर से लिखना है। मतलब एक्स इज द सेट जहां पर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग, और वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वावल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर AEIOU को अगर हम लोग कैपिटल में लिख देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो नहीं चलेगा। ये चीज यहाँ पर बताया गया होगा। देखो, ए सेट इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ना डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और देखो डिस्टिंक्ट हुआ, जैसे AEIOU ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, सब है, और ये डिस्टिंक्ट भी है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख देते हैं, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट डिस्टिंक्ट है। ए एक अलग ह्यूमन बीइंग है, बी एक अलग ह्यूमन बीइंग है, सी एक अलग ह्यूमन बीइंग है, डी एक अलग ह्यूमन बीइंग है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट, मेंबर और एलिमेंट ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड। अब ये कलेक्शन क्या हो सकता है, लिस्टेड भी हो सकता है, डिस्क्राइब्ड भी हो सकता है। हम बता देंगे कितने सारे फॉर्मेट में हम लोग जो है लिख सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट। ऑब्जेक्ट को एलिमेंट भी बोला जाता है, ये मैंने पहले यहाँ पर लिखवा दिया है, ठीक है। वी यूजुअली डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स, अभी अभी मैंने बताया। और ये इनके अंदर जो एलिमेंट हो गए वो हमेशा स्मॉल लेटर से होने चाहिए, ठीक है। अब कितने सारे फॉर्मेट में हम लोग सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लिख देते हैं। देखो, फॉर्म ऑफ सेट, तो टोटल 3 फॉर्मेट होता है, रोस्टर और रेसेस फॉर्म, डिस्क्राइब्ड फॉर्म, सेट बिल्डर और एल्जेब्रिक और रूल मेथड, और ये लास्ट वाले मेथड का 3-4 नाम है, और प्रॉपर्टी मेथड, और प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। अच्छा, अब देखो रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म कैसा होता है। रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये वाला ही हम दिखाते हैं। ये रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म है। जैसे मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू AEIOU। अगर हमें सेट ऑफ वावल्स प्रिपेयर करने हैं रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म में, तो हमें कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा सेट को डिनोट करने के लिए, और ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रेसेस। इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब हुआ डिस्क्राइब फॉर्म, उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसी चीज को, अगर डिस्क्राइब फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट। तो सेट ऑफ वावल्स, ठीक है, ये इसी का डिस्क्राइब फॉर्म हो गया, मतलब लिख के बताना है। अब हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर रूल मेथड, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें एक दूसरा एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे एक सेट बनाया है, ए एक्स such that x equal to 2m, m being integer lying in the interval 0 less than m less than 6। समझाते हैं। यहाँ पर हमें एक सेट बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें x
का वैल्यूज पुट करना है। एक्स का वैल्यूज क्या होगा, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है इसके जगह ऐसे भी एक साइन यूज किया जाता है, मतलब या तो दो ऐसे होगा या फिर ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे स्लैश स्टाइल में होगा। ये जो साइन है इसको रीड किया जाता है सच दैट बोल के, ठीक है। एक सच दैट, एक ऐसे होने चाहिए जहां पर एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू 2m होगा। अब m क्या है, m एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब जहां पर फ्रैक्शन नहीं आएगा। लाइंग इन द इंटरवल 0 लेस देन m लेस देन 6, मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए, m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 0 से लेके जो है यहाँ पर 5 तक, क्योंकि लेस देन 6 बोला है। तो 2m क्या क्या हो जाएगा, देखो 2m एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पहले हो जाएगा लेस, सॉरी 0 लेस देन m का मतलब m का वैल्यू 0 से ज्यादा, तो m का वैल्यू क्या क्या होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। अगर m के वैल्यू 1 2 3 4 5 है, देन 2m का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, देखो 2m का वैल्यू हो जाएगा 1 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, 3 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 6, 4 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 8, 5 में 2 मल्टीप्लाई हो गया 10, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम लोग का एक्स का वैल्यूज 2 4 6 8 10, अगर हम लोग ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब मैंने यही वाला एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये जो मेथड है इसका नाम क्या है, देखो प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड, ठीक है। तो कुछ रूल्स लिखा हुआ रहेगा, कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ रहेगा, और उससे हम लोगों को सेट बनाना पड़ेगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है। तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या था कि एम ऐसा एक नंबर वैल्यू है जो कि 0 से ज्यादा है और 6 से कम है, मतलब 1 2 3 4 5 है, और x का वैल्यू 2m के बराबर है। तो x का वैल्यू 2m के बराबर होने से 2 4 6 8 10 आ जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्म दे, ये इस तरीके से जो सेट बनाया जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा एक सच दैट x satisfies the property। एक्स को, इस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ा ही था। अब इसके बाद कुछ यहाँ सेट दिया था ए बी सी डी ई। अब देखो क्या लिखा है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, रोस्टर फॉर्म में एक कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है, और ब्रेसेस के अंदर जो है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। लेकिन अगर अल्फाबेट्स हुआ तो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना है। ये देखो यहाँ पर बताया है, इन दिस फॉर्म वी मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड पुट इट इनटू द ब्रेसेस। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग वी कुड डिस्क्राइब देम एज फॉलोज। ये लिस्ट करने की जगह हम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जैसे कि AEIOU को द सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट। 2 4 6 8 10 ये दिख रहा है हमें इवन नंबर, तो द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 10, ठीक है। और इंक्लूसिव 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव का मतलब होता है 2 और 10 दोनों इसमें इंक्लूडेड है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर PQR, PQR से जितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं वो बनाया गया है, तो उसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं जो 1 से लेके 9 तक है, और इंक्लूडेड 1 9 है, तो इसको इंक्लूसिव बोला जाता है। इंक्लूसिव 1 and 9 जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। फिर ई बोल रहा है सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट, रूट का मतलब इक्वेशन चैप्टर कर चुके हो, रूट का मतलब होता है एक्स का जो वैल्यूज आएगा, तो एक्स का वैल्यूज ये 1 और 2, ठीक है। तो जब ऐसे करके लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्मेट, ऐसे करके लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो इसको, और एक सॉरी डिस्क्रिप्टिव नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे हाँ डिस्क्राइब फॉर्म। और अगर हम लोग रूल्स मेथड में से लिखना चाहते हैं, वो कौन से सेट है जिसको हम लोग रूल्स मेथड में लिख सकते हैं, सिर्फ BTE को ही रूल्स मेथड में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें PQR में कोई रूल्स नहीं लगेगा। PQR का अरेंजमेंट था, ये सेट ऑफ वावल्स था। तो जो एल्जेब्रिक मतलब क्वेश्चन रहेगा उसी को हम लोग इस मेथड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इसका और एक नाम भी है एल्जेब्रिक, ठीक है। तो एल्जेब्रिक वे में क्या लिखेंगे, जैसे बी में क्या था, सेट ऑफ इवन नंबर्स था 2 4 6 8 और 10, 2 से लेके 10, तो इसको कैसे लिखा है, x इक्वल टू 2m एंड m बीइंग एन इंटीजर लाइन बिटवीन द इंटरवल 0 लेस देन m लेस देन 6। यही वाला एग्जांपल मैंने अभी अभी दिखाया। डी में क्या था, ऑड नंबर 1 से लेके 9 तक, तो 1 3 5 7
और ये 9, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है 2x माइनस 1, ठीक है, जहां पर x का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 लेस देन x, मतलब 1 2 3 4 और लेस देन 5 बोला है। 0 लेस देन x का मतलब 0 कम है x से, ठीक है, मतलब x 0 से ज्यादा है, तो 1 2 3 4। अब ये 1 को अगर यहाँ पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर 2 को पुट करो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, फिर 3 को पुट करो 6 माइनस 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 4 को पुट करो 8 माइनस 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x लेस देन 5 था, 0 लेस देन x लेस देन 5, बट यहाँ पर 9 भी इंक्लूसिव लिया था इन्होंने, यहाँ 9 को भी इंक्लूसिव लिया था क्या, चेक करते हैं। हाँ, 9 भी लिया था, तो ये जो रेंज है ना ये थोड़ा सा गलत है, ये फिर इक्वल 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 5 भी ले लेंगे, ठीक है। तो 5 लेने से 5 इंटू 2 माइनस 1 9 आ जाएगा, फिर ये वाला भी हो जाएगा। अब ये कैसे लिखोगे, कैसे समझ में आएगा, वो एक प्रैक्टिस का बात होता है, लेकिन तुम लोग को इस तरह से लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट सीखो कि ये कितने सारे फॉर्म में होता है। हम लोग का क्वेश्चन जैसे होगा वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से होता है। ये जो है सोच के हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ पर देखो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। तो ये फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर और एल्जेब्रिक फॉर्म और ये रूल मेथड, ये मैंने पहले ही बता दिया। और इसमें हम लोग देखो क्या यूज करते हैं, ये रीड कैसे करते हैं, सच दैट, ये ऐसा यूज होता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, स्लैश स्टाइल में, तो इसको बोला जाता है सच दैट, ठीक है, इसको सच दैट बोल के रीड किया जाता है। फिर यहाँ पर देखो ये सारी चीज मैंने बता दी। फिर यहाँ पर बोला है ये सेट में कंटेन आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर। अब एक सेट में फाइनाइट नंबर भी कंटेन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट नंबर कंटेन करेगा तो उसे इनफाइनाइट सेट, और जब फाइनाइट नंबर कंटेन करेगा तो उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब फाइनाइट इनफाइनाइट देखो, जैसे यहाँ पर लिखते हैं फाइनाइट सेट, इसका मतलब काउंटेबल और इनफाइनाइट, इसका मतलब अनकाउंटेबल। काउंटेबल जैसे सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है 5 ही वावल्स है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है ना, कितना काउंट करोगे, काउंट करते ही जाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता जाएगा, जितना बोल सकते हो, इसका कोई एंड थोड़ी ना है। 1 से 100 हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन क्या 100 के बाद नहीं, जितना बोल पाओगे उतना है। तो वो लिख के कैसे इसको हम लोग दिखा सकेंगे, हाँ इतना ही सारा है, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर जैसे देखो सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई, ठीक है, तो जितने सारे आसमान में तारे हैं, अगर हम लोग 1 2 3 4 करके ऐसे काउंट करना स्टार्ट करते, क्या ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये हम लोग काउंट करके सेट नहीं बना सकते। तो जहां पर ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसे बोला जाता है अनकाउंटेबल, यानी कि इनफाइनाइट। और जिसे काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है, जो काउंट कर पाएंगे उसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज बताया था, ठीक, कि ऑब्वियसली इनफाइनाइट जो है वो एक इम्प्रैक्टिकल या फिर इम्पॉसिबल कंसेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। अच्छा, जैसे कि जिस फाइनाइट नंबर में ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा और भी सेट थ्योरी का कंसेप्ट देखते हैं, देखो कैसे इसको रीड किया जाता है। जैसे मान लो एक सेट है ए, जिसमें सेट ऑफ वावल्स है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, ये वाला जो साइन है ऐसे करके इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे स्मॉल ई या फिर ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये अगर लिख देते हैं ना, जैसे O बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है एक सेट है जिसमें O एक एलिमेंट है, ए सेट का एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर जो भी बोलो वो O है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही चीज बोल रहा है, द मेंबर ऑफ ए सेट आर यूजुअली कॉल्ड एलिमेंट। तो ए, ये देखो स्मॉल ए जो है ये एलिमेंट है, और इसको हम लोग ऐसे रीराइट कर सकते हैं। और अगर कोई सेट में वो बिलोंग नहीं करता है तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखो हम लोग सॉरी, जैसे देखो हम लोग ऐसे सेट बना लेते हैं,
1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर कोई बोले कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो 5 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, उसको कैसे बताया जाता है? ऐसे करके, ये बिलोंग्स टू का साइन दे दो, फिर इसे कट कर दो, इसे रीड किया जाता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक सुपर सेट और सबसेट का कंसेप्ट आएगा, वो हम अपने एग्जांपल से समझा रहे हैं। देखो सुपर सेट और सबसेट क्या होता है। सबसेट एंड सुपर सेट। सपोज पी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए बी, ठीक है, और क्यू एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि ए में जितने सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ पी, सेट पी, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ क्यू, देन पी इज सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सुपर सेट ऑफ पी, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करके बताते हैं। देखो सेट थ्योरी का ड्रॉ का सिस्टम होता है, पूरे यूनिवर्स को ऐसे करके ड्रॉ करो, ठीक है। यूनिवर्स को ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में ड्रॉ करो। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में जो भी कुछ है, तभी हमारे पास यूनिवर्स का जो भी डेटा अवेलेबल है वो है ए बी और ए बी सी, ठीक है। तो पी सेट को सर्कल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पी सेट को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, ये हो गया मेरा पी सेट। और क्यू सेट को मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे सर्कल से डिनोट कर दिया, दैट इज क्यू। अब क्यू के अंदर क्या है? ए बी सी, और पी के अंदर क्या है? ए बी है। तो ये यूनिवर्स में ए बी दो एक ही चीज अलग अलग जगह पे तो नहीं हो सकता है। तो ए बी यूनिवर्स के अंदर है, जो पी में भी है और क्यू में भी है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये ड्रॉ हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट होगा तो हम लोग उसका ड्रॉ किस तरह से करेंगे? तो देखो पूरा ये क्यू बना लिया, ठीक है। इसमें क्या है? ए बी और सी, ठीक है। और पी में क्या है? ए बी। तो ये हो गया मेरा पी सेट, ठीक है। ये मेरा ये जो ब्लू कलर से किया ये पी सेट हो गया, ठीक है। तो इसको देखो क्या बोलेंगे, ये सही है ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है? हम लोग अलग अलग नहीं दिखा सकते ना, पूरे यूनिवर्स में ए बी अलग अलग तो नहीं है कि हम लोग एक ही यूनिवर्स में दो एलिमेंट को अलग अलग जगह पे दिखा दे, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ पी, ये पी सेट है, पी में जितने भी एलिमेंट है दैट इज ए और बी, ठीक है। ये पी को ना थोड़ा सा हम ऐसे बाहर लिखते हैं, ये पी सेट है, ठीक है। पी में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? क्यू के भी एलिमेंट है। देखो क्यू ये है, पी ये है। तो पी जो है वो सबसेट हो गया क्यू का, और क्यू सुपर सेट, मतलब ये ना चिल्ड्रन सेट भी बोल सकते हैं पी को, ठीक है। पी बच्चा है जिसको क्यू ने कंटेंट कर रखा है, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा? पेरेंट हो जाएगा। तो ये पेरेंट सेट, ये चिल्ड्रन सेट। तो सुपर सेट मतलब ये सुपर है, मतलब बड़ा है, इसके पास ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन इसके पास जो एलिमेंट है वो जैसे पी छोटा सेट है, पी के पास जितना एलिमेंट है वो बिगर सेट यानी सुपर सेट क्यू के पास वो सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो पी इसका ही एक पार्ट हो गया, ठीक है। पी इसका ही एक पार्ट हो गया। तो जब पी क्यू का पार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पी के जितने एलिमेंट है वो सारे क्यू के पास भी है। तो क्यू को क्या बोलेंगे इस केस में? सुपर सेट, ठीक है। क्यू क्या बन जाएगा? क्यू बन गया सुपर सेट, ठीक है। और पी क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा सब सेट, ठीक है। इस तरह से हम लोग सुपर सेट और सबसेट का कंसेप्ट जो है याद रख सकते हैं। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको मैथमेटिक्स में इस तरह से डिनोट किया जाता है, P ये सुपर सेट का साइन है, P इज सुपर सेट ऑफ Q, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? P इज अ सुपर सेट ऑफ Q। अच्छा, अब और एक पॉइंट यहाँ पर देखो, अगर और एक कंसेप्ट यहाँ पर दिखाते हैं। P हो गया ए बी, ठीक है, और Q हो गया बी सी डी। ये कैसा हुआ? यहाँ पर P Q का सबसेट नहीं होगा, P इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q।
सबसेट ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि पेरेंट चिल्ड्रन वाला कंसेप्ट है ना। तो अगर क्यू सुपरसेट है, क्यू सुपरसेट है, क्योंकि देखो क्यू के पास ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, बी सी डी है। अब हम लोग देखते हैं पी के पास क्या है, ए बी है। तो क्या ए बी सारा का सारा क्यू में कंटेंट हो रहा है? नहीं, सिर्फ बी कंटेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया पी इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्यू एज ए इज नॉट इन क्यू। ए क्यू में नहीं है, मतलब इसका अगर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये मान लो Q है, ये P है। Q में क्या है? बी सी डी, तो ये हो गया बी सी डी। ठीक है, ये P में क्या है? ए बी, तो ये देखो बी P में भी है, यहाँ पर ए कर दिया मैंने। तो ये दोनों एक दूसरे में कुछ कॉमन है, सारा का सारा कॉमन नहीं है, मतलब पूरे पेरेंट की तरह नहीं हो रहा है, सारा का सारा कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज बी। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट अ सबसेट। सबसेट होने का रूल्स है कि एवरी एलिमेंट जो है कोई एक सेट का दूसरे सेट में कंटेन करना चाहिए, जैसे एवरी एलिमेंट या फिर ऑल, ये पॉइंट मैटर करता है कि सारे एलिमेंट पी के क्यू में कंटेन होने चाहिए। यहाँ पर सारे एलिमेंट पी के क्यू में कंटेन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये इसका जो है सबसेट नहीं होगा, और रिवर्सली बोलो तो सुपरसेट भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब और एक पॉइंट देखते हैं, दैट इज प्रॉपर सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट, एक तो हम लोगों ने सुपरसेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, अब प्रॉपर सबसेट। तो P का मान लो यहाँ पर है ए बी, Q है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। तो ये तो मैंने पहले भी लिखा था, ये तो मैंने पहले भी लिखा था, बट यहाँ पर प्रॉपर नहीं लिख के मैंने क्या लिखा था? सिर्फ सबसेट लिखा था। ठीक है, ये सबसेट हो गया, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट भी है। ये जो एग्जांपल है ये सबसेट का भी है एज वेल एज प्रॉपर सबसेट का भी है। लेकिन प्रॉपर सबसेट कैसे हो रहा है? P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q एज in superset Q there should be in this example। ठीक है, Q का बात इस एग्जाम्पल के लिए, in this example there should be at least one element which is not in P, that is the subset। ठीक है, समझाते हैं। देखो सबसेट मतलब अगर सारे एलिमेंट दूसरे जगह पे कंटेन होगा तो सबसेट, लेकिन वो सबसेट प्रॉपर सबसेट कब बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट तब बन जाएगा जब सुपरसेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि उसके सबसेट में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये ऐसा होता ए बी, ठीक है, और यहाँ पर क्यू का मतलब होता ए बी सी डी, तो भी ये सबसेट एज वेल एज प्रॉपर सबसेट होता। ये सबसेट तो होता ही होता, कौन? पी सबसेट होता। क्यू यहाँ पर कौन होता? सुपर सेट होता। और ये प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट भी होता। क्यों? क्योंकि हमें बोला है प्रॉपर सबसेट भी होता, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट सुपर सेट में होना चाहिए, एटलीस्ट एक। तो यहाँ से यहाँ तो एक क्या, एक से ज्यादा है। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उसके जो सबसेट है उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो और एक कंसेप्ट है इससे मिलता जुलता। जैसे मान लो P में ए बी है और Q में भी ए बी है। ठीक है, तो दोनों में ए बी है। तो इफ सेट P हैज सेम एलिमेंट एज सेट Q, then they are called equal set। ठीक है, इक्वल सेट एज वेल एज सुपर एंड सबसेट।
तो यहाँ दोनों कंसेप्ट ही अप्लाई होगा। जैसे पहले तुम लोगों ने जो सुपरसेट सबसेट कंसेप्ट सुना, उसके हिसाब से सुपरसेट सबसेट क्या होता है, जब कोई भी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन होगा तो एक दूसरे के सुपरसेट और सबसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पी का सारा एलिमेंट क्यू में है, क्यू का सारा एलिमेंट पी में है, ठीक है। तो इसका मतलब पी सबसेट ऑफ क्यू भी अप्लाई हो रहा है, क्यू सबसेट ऑफ पी भी अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि पी का सारा एलिमेंट क्यू में है, क्यू का सारा एलिमेंट पी में है, जो मैंने पहले समझाया था। ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? ये हो गया पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू। क्यू क्या बना रहे हैं हम लोग? क्यू को बना रहे सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पर क्यू को बनाते हैं सबसेट, क्योंकि क्यू के सारे एलिमेंट पी में है, तो तब पी बन जाएगा सुपर सेट, ठीक है। और यहाँ पर क्यू की सारे एलिमेंट एक दूसरे के मतलब इक्वल है, ठीक है। पी में जो भी एलिमेंट है सेम एलिमेंट क्यू में है, तो पी और क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? पी और क्यू को हम लोग इक्वल सेट भी बोलेंगे, यहाँ पर इक्वल सेट भी बोलेंगे। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने का रूल्स क्या है कि सुपरसेट जो भी होगा, जैसे यहाँ पर सुपरसेट है, सुपरसेट में क्यू है, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि पी में नहीं है, तो ये ऐसा कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर इसके तरफ से देखो तो पी सुपरसेट है, तो पी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि क्यू में, मतलब पी में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जो कि क्यू में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट के कंसेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल सेट हुआ, सबसेट सुपरसेट हुआ, बट प्रॉपर सेट नहीं हुआ, प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर सबसेट होने का कंसेप्ट ये है कि हम लोग का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि इसमें कंटेन नहीं करेगा, ठीक है, जो कि हम लोग का यहाँ पर सुपरसेट में सबसेट में कंटेन नहीं करेगा, एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तीन कंसेप्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल कर लेते, बस उतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू, ए में दो एलिमेंट है 1 2, बी में 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? ए इज जो है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये हम लोग इजीली बोल सकते हैं, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में है, तो इसीलिए सबसेट सुपर सेट का रिलेशन हुआ। क्या प्रॉपर वाला है? हाँ है। क्यों? क्योंकि सुपर सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसेट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए में है 1 2, बी में भी है 1 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए एंड बी ये हो जाएंगे इक्वल सेट, क्योंकि इक्वल सेट होता है जब सेम सेम एलिमेंट रहता है, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बट नॉट प्रॉपर सबसेट, बट नॉट प्रॉपर सबसेट। मैंने यहाँ पर जो है डिजिट से भी सेम एग्जांपल क्रिएट कर दिया, बट नॉट प्रॉपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, इसका नाम होता है प्रॉपर सबसेट, बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जैसे देखो ए में है 1 2, बी में है 2 3, ठीक है। अब अगर इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ए में है 1 2, बी में है 2 और ये 3, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये जो है इसको बोलते हैं ओवरलैप, ठीक है। ये ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग, इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग, ठीक है। इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग बोलते हैं। लेकिन मान लो ऐसा एलिमेंट है ए में है 1 2 और बी में है 3 4, ठीक है। तो ये अगर ड्रॉ करेंगे कैसे बनेगा? 1 2, ये 3 4, इसमें कोई लिंक नहीं होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट मतलब ये कभी भी ज्वाइंट नहीं हो सकता, ये ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। और ये ज्वाइंट होने पे इसको इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने बताया। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी हम लोग का बहुत सारा पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग रेडी हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग चाहे तो सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।